तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने वो स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, और थोड़े से सैम्पल क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा भी अपलोड कर दिए थे। तो जो आगे थ्योरी करनी है ना यार, दिस इज द वर्किंग फॉर रेडियो एक्टिविटी। सो ये आज स्टार्ट करा दूं। तो इफ यू रिमेंबर प्रीवियसली, तो प्रीवियसली इफ रिमेंबर, से मैंने आप लोगों को बताया था कि यार द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हमारे पास दो चीजें थी ना। तो द फर्स्ट सब टॉपिक वाज बाइंडिंग एनर्जी। ये हम लोगों ने बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें वो केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह के केसेस किए थे। और जो सेकंड वाला सब टॉपिक था ना, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो ये आज स्टार्ट कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी ज्यादा नहीं है। सो देयर आर 3 फॉर्मूलाज। सो होपफुली थ्योरी का काम आज की ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके। सो एसेंशियली थ्योरी ज्यादा नहीं है, तो वो होपफुली आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक आइडिया, जो तुम लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर किया हुआ था ना, उसमें से बस एक चीज आपके काम की है, और आई थिंक आपको याद भी होगा। यू वर टॉट कि रेडियो एक्टिविटी इज कंसिडर्ड टू बी अ रैंडम प्रोसेस, and radioactivity is considered to be a spontaneous process as well. So for the time being, from O levels, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। रैंडम की और स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशंस ये ऑन एंड ऑफ पूछते हैं। सो वो मैं क्विकली आपके लिए रिपीट कर दूं और फिर आगे प्रोसीड करता हूं। द टर्म रैंडम meant that there is going to be a fluctuation in the count rate. ठीक है, सो द टर्म रैंडम रेफर टू काउंट रेट के अंदर फ्लक्चुएशंस का आना। और स्पॉन्टेनियस शायद आपको याद नहीं हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब बनता था, जी रोहेल ने सही लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस का मतलब बनता था दैट द प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय any changes in the external environmental conditions. Example could be changes in pressure or temperature, so on and so forth. ठीक है, सो रैंडम implied ये काउंट रेट आपका फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी थोड़ा ज्यादा आता है, कभी कम आता है। सो काउंट रेट के अंदर वेरिएशंस का आना, दिस अकाउंट्स फॉर द रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और spontaneous meant that the process is not influenced by any changes in the external environmental conditions. रोहिल ने लिखा हुआ है, launched an airphone charging, how is the current able to travel in air? मुझे देखना पड़ेगा, मैंने वो उसका लॉन्च देखा नहीं है। सो मैं देख के बता दूंगा। मैंने चेक नहीं किया कि वो एयरफोन चार्जिंग कैसे हो रही है। लॉन्च हो गया या अभी क्या कहना चाहिए, प्रोटोटाइप्स के अंदर है? इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा, ओके, मैं देखूंगा। ऑलराइट जी। तो अब यार इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। सो एएस की कोई थ्योरी एज सच रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द वर्किंग ऑफ A2s। और A2s के अंदर हमने जो थ्योरी करनी है ना, वो मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पे कराता जाऊं। तो यार पहली चीज, मैं वर्डिंग्स लिख लूं और फिर फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स मेरे साथ साथ देख लेना। सो experiments have shown, so this is from where the theory of A2 begins. Experiments have shown that the activity A, रेड वाले टर्म्स को जरा केयरफुली देख लेना,
of a radioactive sample is known to be directly proportional to the number of radioactive nuclei N present in the sample. Hence, तो पहले जरा ये स्टेटमेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट इम्प्लाइंग. इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक कंटेनर के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं. मैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को ब्लैक कलर के सर्कल्स बना के शो कर रहा हूं. आई एम श्योर यू वुड अग्री कि आपके सैंपल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, you will classify your substance as that much more radioactive. So, if you carefully listen to the statement which I said, so my statement was the larger the number of radioactive particles present in the sample, comma, the greater is going to be the activity exhibited by the sample. सिंपल लफ्जों में जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपका सैंपल उतना ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा. मैंने एग्जैक्टली वही चीज को स्टेटमेंट्स में लिखा है that the activity of a sample is known to be directly proportional to the number of radioactive particles present in the sample. तो अगर आप इसको मैथमेटिकल वर्जन में लिखोगे ना, तो if I denote activity by the term A and if I denote the number of radioactive particles by the term N, तो मेरी रिलेशनशिप ये बन जाएगी, implying, once again I'm repeating myself, that the more the number of radioactive particles, comma, the greater is going to be the radioactivity exhibited by the sample. So A directly proportional to N. और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को रिमूव करोगे ना, तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा. So that formula will be written as A is equal to प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. So that constant of proportionality उसको हम डिनोट करते हैं by the symbol of lambda. So formula आपके पास बन जाता है A is equal to lambda times N. So this becomes the first result or the first formula where lambda, the constant of proportionality, के लिए wording लिख लूं, lambda is a constant known as decay constant. तो यूजुअली इस कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइडेड होती है. अच्छा जी, अब यार इसमें एक और चीज रिकग्नाइज करने की ये है कि काफी स्टूडेंट फॉर वन ऑब्वियस रीजन वो ये करते हैं कि जब वो इस फॉर्मूले को कोट कर रहे होते हैं ना, तो इस फॉर्मूले के अंदर एक एडिशनली माइनस साइन लगा देते हैं और वो फॉर्मूले को चेंज करके बना देते हैं a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन. है ना? तो इन केस इफ यू वंडरिंग कि यार माइनस साइन लगाना क्यों सेंसिबल होता है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो गलत नहीं होता है. तो अगर आप नहीं लिखना चाहें तो इट्स फाइन, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लिखना सेंसिबल होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं. बट एज आई सेड, अगर आप कैलकुलेशन के अंदर माइनस साइन नहीं भी लिखेंगे तो मसला कोई नहीं है. बस मैं लिख दूं द नेगेटिव साइन in this equation is placed just so that we can recognize the fact that the process of radioactivity
is a decaying process. So if you're wondering कि यार माइनस साइन क्यों लगाई, मैंने स्टेटमेंट ये लिखा है कि the negative sign in this equation is placed such so that we can appreciate the fact that the process of radioactivity is a decaying process. Decaying का मतलब है कि you all know कि आपके number of radioactive particles with the passage of time increase नहीं करेंगे, हमेशा decrease करेंगे. काफी स्टूडेंट्स इस तरह से भी बोलते हैं कि रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं ना. सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो टू हाईलाइट द फैक्ट दैट इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मैं भी ब्रैकेट्स में लिख दूंगा डिक्रीजिंग फंक्शन, वी इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन. अच्छा, द क्वेश्चन डज अराइज, शुड वी प्लेस अ नेगेटिव साइन और नॉट? तो फॉर्मूला लिखते हुए जरूर लगा दिया करें, कोई इशू नहीं है, बट कैलकुलेशंस करते हुए लगाने की कोई जरूरत नहीं है. मैं ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन भी कर देता हूं कि डिकेइंग प्रोसेस का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमेशा डिक्रीज करेंगे एज टाइम गोज बाय. ओके यार, ये तो आपका पहला फॉर्मूला हो गया. अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और भी डिस्कस करना है. तो 3 फॉर्मूलाज इन टोटल हैं. तो ये पहले इसी फर्स्ट वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और भी आगे डिस्कस कर लेते हैं. ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देख लीजिएगा. The term activity A is alternately also called rate of decay or rate of disintegration. So activity को alternately, if you want, you can also refer to that by the term rate of decay or a rate of disintegration. अगर आप इसको symbols में लिखेंगे ना, rate of decay का मतलब होता है number of particles decaying per second. Rate of decay, number of particles decaying per second. So which is why rate of decay को काफी students symbols की form में ऐसे भी लिख लेते हैं, dn/dt. और स्पेशली जो लोग मैथ्स करते हैं ना, they can appreciate the terminology. So rate of decay का मतलब number of particles decaying per second, rate of decay. So dn/dt or delta n/delta t. So which is why जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनके पास डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं है, आई थिंक नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है ना, जिसको मैं पिंक कलर से सर्कल बना रहा हूँ, नॉन मैथ्स वालों को उसी तरीके से लिखना मेरा ख्याल है ज्यादा सूट करता है. और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो फिर ये करते हैं कि वो इसी फर्स्ट फॉर्मूले को ऑल्टरनेट तरीके से ऐसे करके भी लिख सकते हैं. सो मैंने ए की जगह dn/dt लिख दिया है because activity is alternately also called rate of decay. So dn/dt if that suits you. वरना फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है. और अगर मैं टॉप से कॉपी करूं तो मेरे पास वो ऊपर वाला रिजल्ट ऐसे करके भी लिखा जा सकता है. अब which out of these two results, the pink one or the brown one, will you prefer, वो आपकी अपनी चॉइस है ना. बट डू अप्रिशिएट कि ये दो अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं है, rather these are just two different ways of writing down the same formula. मैं इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्मूला ही लिख रहा हूं. तो जो नॉन मैथ्स वाले हैं दे शुड गो विद द पिंक वर्जन, और आई बिलीव जो मैथ्स वाले हैं दे कैन इवन यूज दिस ब्राउन वाला वर्जन. तो जो भी आपको सूट करे. तो एक ही मतलब है, जिस तरह से भी लिखना आपके लिए कन्वीनियंट होता है.
रोहिल ने पहला स्टेटमेंट का आंसर भी सही दिया था कि नेगेटिव साइन का रीजन क्या है, और सेकंड स्टेटमेंट भी तुम्हारा सही है। नाउ तो अब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना हो या आपकी चॉइस है, नहीं लिखना हो तो मत लिखिएगा। अच्छा, अब जरा यूनिट्स और डेफिनेशंस को देख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑन एंड ऑफ पूछते हैं ना, और यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं हर चीज के आपको यूनिट्स वगैरह और डेफिनेशन बताता जाऊं। तो पहला क्वेश्चन, एक्टिविटी के क्या यूनिट्स होंगे? अच्छा, एक्टिविटी भी सही है, रेट ऑफ डिके भी सही है, फिर जैसे भी टर्म आपको सूट करे। सो एक्टिविटी को दो पॉसिबल यूनिट्स होते हैं। एक आपका बेकरेल होता है, नेम्ड आफ्टर द पर्सन, आई थिंक थॉमस बेकरेल था। सो अगर आप एक्टिविटी के लिए यूनिट्स यूज करते हैं तो एक आपका बेकरेल है, बीक्यू, और दूसरा यूनिट जो शायद ज्यादा स्टूडेंट्स को इजी लगता है, पर सेकंड। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि पर सेकंड कैसे आया, तो जाहिर है अगर आप डी एन अपॉन डी टी करके लिखेंगे तो आप जज कर लेंगे ना कि पर सेकंड कैसे आया। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के तो कोई यूनिट्स नहीं होते, और टाइम के यूनिट सेकंड्स होते हैं, है ना। सो एन के कोई यूनिट्स नहीं होते, और टाइम के यूनिट सेकंड्स होते हैं ना। सो एस माइनस वन। अब आउट ऑफ दीज टू आपको जो भी सूट करे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन गिव यू एनी ऑफ दीज टू यूनिट्स। मेरा ख्याल वैसे ये है कि आई थिंक ज्यादा इजी रहता है पर सेकंड, बट नॉनदलेस दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, लैम्डा के क्या यूनिट्स होंगे? सो आई थिंक इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। मैं फर्स्ट वाला ही फॉर्म लिख लेता हूँ। सो आई थिंक यहाँ से आप जज तो कर सकते हो ना कि एक्टिविटी के यूनिट्स आर बेकरल और एस माइनस वन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नो यूनिट्स, so it will be fair to assume that lambda must have the same units as activity, that is either becquerel और s माइनस वन। सो जो यूनिट्स आपके एक्टिविटी के थे, becquerel और s माइनस वन, सेम यूनिट्स आपके लैम्डा के लिए भी आ जाएंगे ना। सो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, थर्डली, एग्जाम्स में वो समटाइम्स आपसे पूछते हैं डिफाइन डिके कांस्टेंट लैम्डा। तो डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, probability of decay per unit time। अगर आप यूनिट्स देखें ना, एस माइनस वन, तो आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। काफी लोग कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी क्यों लिखा? तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस ना, तो ये प्रोसेस मैन मेड तो नहीं होता। तो बिकॉज ऑफ द रैंडम नेचर वी कांट रियली बी श्योर कि एग्जैक्टली कब आपका पार्टिकल एमिट होगा और कितने पार्टिकल्स एमिट होंगे। सो प्रोबेबिलिटी जरा लिखना सेंसिबल रहता है, तो श्योरिटी नहीं होती ना, क्योंकि प्रोसेस इज अ रैंडमली अकरिंग प्रोसेस। सो इट्स नॉट अ मैन मेड प्रोसेस ना, नेचुरली अकर करता है। So hence the term probability kind of makes sense, because we can't really predict exactly how many particles will be produced.
and exactly when they are going to be produced, hence the term probability. अच्छा जी, तो ये तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। उसके साथ साथ हमने डेफिनेशंस देख ली, यूनिट्स भी देख लिए। यूनिट्स याद रखिएगा, बेकरेल और S-1। डेफिनेशंस फिर बाद में भी आप याद कर लोगे। ये वर्डिंग भी सही है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, बिल्कुल सही है, हेंस द टर्म प्रोबेबिलिटी मेक्स सेंस। अच्छा जी, अब सेकंड फॉर्मूला डिस्कस करना है। सो द सेकंड फॉर्मूला is used to obtain relationship between initial number of radioactive nuclei and not symbols देख लेना and final number of radioactive nuclei n left in the sample after a time t. ठीक है, सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला सैंपल की एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, और जो सेकंड फॉर्मूला अभी डिस्कस करना है, दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ रिलेशनशिप between the following two quantities. So the relationship is between the initial number of radioactive nuclei n naught and the final number of radioactive nuclei n left in the sample after a time of t. So starting में कितने particles थे? n naught. Final number of particles कितने बचे हैं after a time of t? n. So how can these two functions be interrelated with each other? अच्छा, इसकी derivation सिलेबस में नहीं है। तो प्लीज जो नॉन मैथ्स वाले हैं ना, या रादर मुझे कहना चाहिए नॉन एड मैथ्स वाले हैं, या जिनके पास ए लेवल्स में मैथ्स नहीं है, वो ये डेरिवेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज ये सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है। बट सिंस मोस्ट ऑफ यू हैव दिस लिबर्टी ऑफ डूइंग मैथ ना, सो मैं इसके 3 स्टेप्स की 4 स्टेप्स की डेरिवेशन है, मैं करा देता हूँ, लेकिन मैंने लिख दिया है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपको इग्नोर करना है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। जो फाइनल आंसर आएगा ना, बस वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक सैंपल है। मैं सैंपल के अंदर ब्लैक कलर के बहुत सारे डॉट्स बना रहा हूं। These black dots are representing the number of radioactive particles initially present in the sample. तो बहुत सारे बना रहा हूं just to imply कि शुरू में सैंपल के अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं। इसके साथ लेबलिंग कर देता हूं। When time is 0, so when the experiment started, my initial number of radioactive particles are denoted as n naught. ठीक है, तो when time is 0, the number of particles initially present in the sample is n naught. I'm copying down the symbol from the top. वो आप देख लीजिएगा। सही। अब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके कर जाएंगे। तो अब जो फाइनल स्टेटस बना रहा हूं, लेट्स से आफ्टर अ टाइम ऑफ टी, अब अगर आप इस सैंपल को आफ्टर अ सर्टेन टाइम दोबारा ऑब्जर्व करोगे ना, तो श्योरली आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कम हो गए होंगे ना, क्योंकि डिके हो गए। तो मैंने देखे लेसन नंबर ऑफ डॉट्स बनाए हैं, और मैं फाइनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं बाय द टर्म एन। तो टॉप के साथ जरा सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। एंड वी आर ट्राइंग टू सी कि इन दोनों की आपस की रिलेशनशिप क्या बनेगी। तो फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला ये लिखा था, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ।
So this was the result which we mentioned above. So this is a mathematical equation. जरा इसको सॉल्व करते हैं. अब जो मैथ्स करते आए हैं ना, they would appreciate कि इसकी वर्किंग मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ. जिनके पास मैथ्स नहीं है, तो एज I said, ये डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, so you don't need to worry about that. और जिनके पास मैथ्स है, वो आई थिंक खुद ही फॉलो कर लोगे. मैंने बेटा अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया. I've taken n on one side, I've taken a dt on the other side. अब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ. अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स चाहिए होती हैं. सो मैं लिमिट्स देखें किस तरीके से लिख रहा हूँ. तो आप जिनको मैं टिक लगा रहा हूँ ना, जरा उसको देखिएगा. सो व्हेन टाइम इज 0, सो मैंने लोअर लिमिट पे 0 लिख दिया. इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज n नॉट. जो ग्रीन कलर से टिक किया था ना, उसकी बेसिस पे मैंने लोअर लिमिट लगा दी. टाइम इज 0, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल इज n नॉट. और जिसको मैं ब्लू कलर से टिक करूंगा ना, उसकी बेसिस पे फाइनल लिमिट लगा देता हूँ. आफ्टर अ टाइम ऑफ t, the final number of particles have reduced to n. ठीक है, सो मैंने लिमिट्स लगा दी हैं ताकि अब मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकूं. सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको इंटीग्रेशन का आइडिया है, दे कैन प्रोबेबली रिलेट कि आप मैथ्स में 1 अपॉन x को लिखा करते थे ln x. तो 1 अपॉन n बन जाएगा उसी बेसिस पर ln n. अब मैं एक ही सिंगल कलर से लिखता जा रहा हूँ. ऑन द राइट हैंड साइड, लैम्डा इज अ कांस्टेंट. सो कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू टी, जो बेसिक इंटीग्रेशन आप करते हो. सो लैम्डा इज अ कांस्टेंट, दैट विल बिकम लैम्डा टी. अब जब मैं लिमिट्स लगाना स्टार्ट करूंगा ना, तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा. रिमेंबर, मेरा इंटेंशन क्या था, तो आपको जजमेंट हो जाएगी. हाउ विल आई अराइव एट माई आंसर. लेट मी स्क्रॉल अप so you can read the highlighted term. So I wanted a relationship between the initial number of radioactive particles n naught and the final number of radioactive particles n present in the sample after a time of t. So let's see क्या बनेगी रिलेशनशिप. अगर आप अपर लिमिट लगाएंगे ना, so you'll get ln n. फिर जब आप लोअर लिमिट लगाओगे, जिस तरह मैथ्स में करते हैं, तो you will get ln n naught. ये मेरे पास रिजल्ट आ गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे when I plug in the upper limit, I'll get minus lambda t. और जब मैं टाइम की जगह लोअर लिमिट लगाऊंगा which is 0, तो मेरे पास 0 आ जाएगा. अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा. सो ये जितने भी कर्ली ब्रैकेट मैंने बनाया ना, ये कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिएगा जिनको मैथ्स नहीं आती है. नो इश्यूज. और जिनको मैथ्स आती है, दे कैन रिलेट टू दिस वर्किंग. और जो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं ना, वो बस इंपॉर्टेंट है. इनके अराउंड में बॉक्स बना दूंगा. ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट, ये बॉक्स वाले रिजल्ट्स फिर आप याद रख लीजिएगा. एक ये रिजल्ट आ गया. तो कुछ लोग इस तरह से प्रेफर करते हैं लिखना. ये मेरा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा. ये अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से लिखेंगे, बट दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट डाउन. अच्छा, काफी लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो मैथमेटिकल बेसिस पर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा.
सब्ट्रैक्शन जब होती थी ना तो लॉग्स में डिवाइड कर दिया करते थे, तो कुछ लोग इस तरह से लिखना प्रेफर करते हैं। फिर आप ln को रिमूव करेंगे तो आपकी दूसरी साइड पर e आ जाएगा। तो जो रेड कलर से लिख रहा हूं ना, दिस इज अ फर्दर सिंप्लीफाइड रिजल्ट। Many students prefer to write this down as the formula. Or whatever suits you. Just different forms of writing down the same result, whichever suits you. And in case if you want to cross multiply, so you can write down the result in this form as well. There is hardly any difference. ये सब results एक ही है, just different ways of writing down the same result. तो symbols अगर आपको याद रखना मुश्किल लगे ना, तो मैं symbols दोबारा mention कर लेता हूँ। T आपका represent करेगा जो time elapse हुआ है। Lambda represent करेगा decay constant of the radioactive source. This value will be generally given to you. N not represent करेगा कि आपके पास सैंपल के अंदर इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे। N रिप्रेजेंट करेगा फाइनल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि N अपॉन N नॉट क्या चीज है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। काफी लोग इसका लंबा चौड़ा आंसर ये देते हैं, विच इज एक्चुअली फाइन। वो पूरा स्टेटमेंट लिख कर देते हैं, मैं लिख तो नहीं रहा, वो इस तरह से कहते हैं, सर N अपॉन N नॉट डिनोट्स, सिर्फ सुनते जाइएगा, द रेशियो ऑफ final number of radioactive nuclei, the ratio of final number of radioactive nuclei upon the initial number of radioactive nuclei. तो अगर आपको दो नाइलों की कहानी लिखनी है तो बिल्कुल लिख दीजिएगा the ratio of final number of radioactive nuclei upon initial number of radioactive nuclei। बिल्कुल सही है, सूट करे तो बिल्कुल लिख दीजिएगा। मेरा ख्याल है शॉर्टर वर्जन में you can just refer to this by the term fraction of nuclei remaining in the sample. This is far more convenient, at least in terms of writing it down. So fraction remaining, इस तरह से कह दिया करें तो जरा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सो एनीवेज, ये आपका सेकंड फॉर्मूला का रिजल्ट हो गया, और डेरिवेशन इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ तीनों रिजल्ट्स याद रख लीजिएगा। तीनों फॉर्म्स याद रख लीजिएगा, रिजल्ट्स तो कहना गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही रिजल्ट है एक्चुअली, एंड इट्स जस्ट रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो फिर जो भी आपको सूट करे। अच्छा, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि जिसके साथ मैं हिस्टेरिक लगा रहा हूँ ना, आई थिंक उस तरह से लर्न करना, जो हिस्टेरिक लगा हुआ है ना उसमें से कोई भी एक फॉर्म आप लर्न कर लीजिएगा तो बस काफी है। नाउ एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, ठीक है, अभी मैं थर्ड फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं। तो रिमेंबर, आज की क्लास की बिगनिंग में हमने ये बोला था ना कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सैंपल। सो इसकी बेसिस पर जिस टर्म को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सैंपल, बेस्ड ऑन दिस प्रोपोर्शनैलिटी काफी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं
अभी आपकी चॉइस है, आपको प्रेफरेंस नहीं हो तो मत कीजिएगा। तो काफी स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी वो टॉप वाले रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी इस तरीके से भी लिख देते हैं और एग्जाम्स के अंदर एक्सेप्टेबल होता है। सो एन अपॉन एन नॉट के बजाय बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी they write down the result as a upon a naught, or for that matter सेकंड वाला फॉर्म अगर आप देखें, ये एरोस तो मैं मिटा दूंगा, ये मुझे वैसे ही बॉदर कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अगेन बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी this is also an acceptable result. सही है। सो ये भी सेपरेट फॉर्मूला नहीं है प्लीज, दिस इज जस्ट एन अदर वे ऑफ राइटिंग डाउन द सेकंड फॉर्मूला। तो यू माइट बी आर्गुइंग कि सर ये तो लंबी लिस्ट चली जा रही है, लेकिन ये एक ही फॉर्मूले को लिखने के बस अलग अलग तरीके हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला ऊपर देखा था और बस ये सेकंड फॉर्मूला ही है। इसमें इन केस इफ यू वंडरिंग ना कि सिंबल्स क्या क्या होंगे, ऑल दो वैसे इशू तो नहीं होना चाहिए, आप जज कर सकते हैं ना। ए इन दिस केस विल रेफर टू द फाइनल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, ए नॉट रेफरिंग टू द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेबल फॉर्म हो गया। एंड एक्सटेंडिंग दिस फर्दर, आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि if I were to suggest कि number of particles present in the sample must definitely be proportional to the mass of the sample, इस पे भी कोई डाउट नहीं होगा। The number of particles present in the sample must be proportional to the mass of the sample. Sounds right? जितने ज्यादा number of particles होंगे उतना ही ज्यादा mass होगा। तो फिर इसकी basis पर if you require, and again it's up to you, तो surely आप अपने ऊपर वाले फॉर्मूले को फर्दर रीएडजस्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। So just different interpretations of writing down the same result. So this is again second formula ही है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप फॉर्मूले को n की टर्म्स में लिखो, n referring to number of radioactive nuclei, m की टर्म्स में लिखो, m m representing mass of the radioactive particles, या a की टर्म्स में लिखो, a referring to activity। तो इसके अंदर भी m represents the final mass of the radioactive sample। सॉरी मैंने गलती से फाइनल कह दिया, मैंने ऊपर भी गलती से हाँ से ही लिखा हुआ है, फाइनल ही लिख देता हूँ और कोई वर्डिंग की जरूरत नहीं है। और एम नॉट इनिशियल मास, बेसिकली द सेकंड फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। फिर जो भी आपको रेलेवेंट लगे या सूट करे वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। और अब फाइनली एक थर्ड और फाइनल फॉर्मूले पर आ जाता हूँ, विच इज द लास्ट फॉर्मूला, फिर इनको अप्लाई कर लेते हैं। So now the third formula
is used to obtain the half-life of the sample. Half-life O levels में पढ़ा था. So before I quickly move on to the definition of half-life, अगर आपको पूरा टर्म यूज करना है ना तो हाफ लाइफ लिख दिया करें, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. बट हाफ लाइफ के लिए मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ब्रैकेट्स में लिख दी है, जरा लिखना कन्वीनियंट हो जाता है. सो या तो वर्डिंग्स यूज कर लिया करें या सिंबल लिख दिया करें, है ना. जो मेरे पास रोहेल ने डेफिनेशन लिखी है ना, दैट इज द टाइम इट टेक्स फॉर द रेडियो एक्टिव सैंपल टू बिकम हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू. फेयर इनफ. बस वर्डिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं. जो जो रोहिल ने लिखा है ना उसी वर्डिंग को लिख रहा हूं. सो हाफ लाइफ, सिंबल आपकी चॉइस है, लिखना हो तो लिख देना, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन for the activity of the sample to reduce to half of its initial activity. तो बेसिकली जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, बस वो स्टेटमेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि हाफ लाइफ इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन for the activity of any sample to drop down to 50% or half of its initial activity. Based on this definition, हम half life का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. So इसकी डेरिवेशन सिलेबस में है, जरा वर्डिंग देख लें. Based on the above definition, we can derive, let's see how, the formula for half-life. अच्छा, it's a two-line formula derivation. So ये एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं आई है, लेकिन आई है. So nonetheless ये डेरिवेशन रिक्वायर्ड है. अच्छा, कैसे डिराइव करेंगे? So अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करते हैं ना, जो वो रोहेल ने लिखी हुई थी, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ. और लेट्स सी कैसे प्रूफ करेंगे. सिंपल वर्किंग है. सो जो सेकंड फॉर्मूला था ना, उसमें से कोई भी फॉर्म यूज कर लीजिएगा जो आपको सूट करे. मैंने काफी तरीकों से लिखा था ना सेकंड वाला फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्म यूज कर लीजिएगा. सो आई गो विद दिस बेस्ड ऑन माय डेफिनेशन. So exams में भी if they ask you to prove the formula of half life, आप पहले सेकंड फॉर्मूला लिख लेना. अब देखें मैं इसमें क्या एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ. बिल्कुल सही है ना. अब मैं जो वर्किंग करना चाह रहा हूँ वो रोहेल ने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में लिख दिया है. मैं टाइम को डिनोट कर देता हूँ एज हाफ लाइफ. रेड कलर से लिख रहा हूँ टी हाफ. जब टाइम आपका हाफ लाइफ होगा ना, टी हाफ, तो मेरे एक्टिविटी की वैल्यू इनिशियल एक्टिविटी का 50% हो जाएगी, आधी हो जाएगी. तो मैंने दो टर्म्स को जिनको चेंज किया है ना, उनको रेड मार्कर से लिख दिया है. मैं तो जरा सिर्फ ये देख लीजिएगा कि मैंने रेड वाले मार्कर से क्या लिखा है. तो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ. मैंने टाइम को हाफ लाइफ से इंडिकेट कर दिया है, और मैंने एक्टिविटी की वैल्यू को इनिशियल एक्टिविटी का आधा कर दिया है. तो बस अगर आप ये फॉलो कर लें तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. तो आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, बस ओ लेवल्स वाली डेफिनेशन याद रखिएगा.
और इतना याद रखिएगा कि जब टाइम, मैं टाइम को दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, टी हाफ होगा, दैट इज हाफ लाइफ, तो आपके सैंपल की एक्टिविटी ए विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी, तो मैंने हाफ ए नॉट लिखा हुआ है। अब अगर मैं बाकी टर्म्स को कॉपी कर दूं और सिंप्लीफाई करूं, तो जो ब्लैक से लिखा है ना, ये सारे के सारे टर्म्स मैंने एज इट इज कॉपी कर दिए हैं, और जो रेड से लिखा हुआ है वो मैंने एडजस्टमेंट करी थी। अब मैं अगर कैंसिल वगैरह करना स्टार्ट करता हूँ ना, प्योरली मैथमेटिकल वर्किंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ आ जाएगा, I've copied down the right hand side as it is. E को रिमूव करेंगे, ये मैथ्स में आप लोगों ने किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी ln 0.5, अगर आप ln 0.5 को कैलकुलेट करोगे, ये जरा कैलकुलेशन करके प्लीज कंफर्म भी कर लीजिएगा, तो ln 0.5 का रिजल्ट विल बी -0.693 आई बिलीव। ये दिस कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम अ कैलकुलेटर, यू मे डू दैट राइट नाउ जस्ट टू चेक। तो आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ जाएगा। So I'm making t half the subject. So basically this formula is telling us कि अगर आपको लैम्डा पता हो ना, यानी कि अगर आपको सैंपल का डिके कांस्टेंट पता हो, लैम्डा की वैल्यू, तो आप फॉर्मूले में प्लग इन करके हाफ लाइफ निकाल सकते हो। तो कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, दोनों में से फिर जो भी आपको फॉर्म सही लगे हैं, हो सके तो जरा फॉर्मूलाज प्लीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी वर्किंग के लिए यूज करूंगा ना, थोड़ा सा याद रह जाए तो मुझे फॉर्मूलाज पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट थर्ड फॉर्मूले की डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड and there is hardly anything to it. Just remember the first step, which I'm highlighting with the pink color, and proceed mathematically to get the final answer. So the only thing which I've done is मैंने टाइम को t हाफ से डिनोट कर दिया, हाफ लाइफ, और मैंने एक्टिविटी को आधा कर दिया, सो हाफ ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। कैंसिल वैंसिल करके सॉल्व कर दिया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया। बेसिकली जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट दिस वे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूंगा ताकि सारे फॉर्मूलाज वन गो में नजर आ जाए ना, फिर मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। So third formula for calculating the half-life. So T half equals 0.693 upon lambda, or lambda equals 0.693 upon T half. Acha, scrolling back. So the second formula, which can be written in a variety of different ways, mass की terms में लिख सकते हैं, activity की भी terms में लिख सकते हैं, and scrolling back further up, number of particles की terms में भी लिख सकते हैं, जो भी फिर आपको सूट करे। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया। और फर्स्ट फॉर्मूला, again the first formula can also be written in two different ways. So purely from a mathematical standpoint, you can write down the bottom version, dn upon dt wala version, and from a non-mathematical standpoint, you can write down the top wala version, a is equal to minus lambda n. All right, so assuming के formulas याद हैं तीन, उनको अप्लाई कैसे करना है ना डिफरेंट केसेस में, वो देख लेते हैं। मैं यहाँ से बस ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे दो यार।
मैं एक सिगरेट पी लूँ और इसके बाद आगे वर्किंग कराता हूँ। सो आप लोग मीनवाइल मैं नेक्स्ट पेज पे भी शिफ्ट करता हूँ, लेकिन आई गेस बस फ़ॉर्मूलाज़ अगर हो सके तो याद रख लीजिएगा। सो 5 मिनट्स रुकता हूँ, फिर बेटा इसके बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को स्प्लिट करके छोड़ के जा रहा हूँ और आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा।
ऑल राइट यार। सो गाइज अब आगे स्टार्ट कर लूं। नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाता हूँ। तो आई एम होपिंग कि फॉर्मूलाज अगर चाहिए होंगे तो फिर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, और अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं उसको रिव्यू करने के लिए आई जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड इफ द नीड बी। जी नवल, मैं थर्ड वाला फॉर्मूला बेटा शो कर देता हूँ। नवल थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। So the third formula is basically used to calculate the half-life. So it can be written in two different ways, and you can see that right towards the bottom of the screen, beta. So we have initially defined half-life, which is the time taken for the activity of the sample to reduce to half of the initial activity. And फिर मैंने ये किया नवल कि मैंने टाइम को t half लिख दिया बेटा, which is the half-life. मैंने एक्टिविटी को आधा कर दिया है, half the initial activity. So you can see half a naught. And I've just solved it through mathematically to arrive at the two final forms. You can remember any one of those two forms. तो एक नजर नवल आप देख लीजिएगा बेटा, फिर मुझे ओके, ऑल राइट, ओके सर, ठीक है। तो अब यार इसको अप्लाई करना है ना, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइस मुझे एक सेकंड देना, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर दूं फिर स्टार्ट करता हूं। तो यूज कैसे करेंगे ना डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, उसको देख लेते हैं। ऑल राइट, पहले मैं क्वेश्चन का सिनेरियो डेवलप कर लेते हैं, फिर उस पर अप्लाई कर लेंगे। तो आप पहले सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग्स देख लेना। I'll try to accommodate as many parts as I can with one question. So let's suppose कि यार अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि you have a sample of radon 220. Uh, its mass is 2.2 milligrams. Its half-life is 6 days. And the question says that radon 220 decays to form polonium. ठीक है, सो सिनेरियो गिवन है कि रेडॉन 220 मास याद रख लेना, हाफ लाइफ भी गिवन है 6 days, एंड द क्वेश्चन सेज इट विल डिके टू फॉर्म पोलोनियम। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट में अब मैं इंडिविजुअल पार्ट्स की डिस्कशन कर रहा हूँ। द क्वेश्चन इज आस्किंग यू sketch graph of mass of radon against time for 18 days. सो मैं इंडिविजुअल पार्ट्स को साथ साथ वर्क करते जा रहा हूँ, वो आप जरा देख लीजिएगा। सो बेटा वर्टिकल एक्सिस आपका आ जाएगा मास माइक्रोग्राम्स, माइक्रो था मिली था, मिलीग्राम्स।
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम कर देता हूँ, स्लैश डेज कर देता हूँ। अब नंबर्स आप देख लीजिएगा। यार स्टार्टिंग का मास इज 2.2। आफ्टर 1 हाफ लाइफ 6 डेज, ठीक है ना। अगर आपको 6 डेज नहीं लिखना हो तो आप टी हाफ लिख देना। आफ्टर 1 हाफ लाइफ अमाउंट आधा हो जाएगा। मैं डॉट्स बनाता जा रहा हूँ, आप जरा चेक कर लीजिएगा। आफ्टर another half life, so 12 days, so 2 half lives। ब्रैकेट वाला टर्म भी सही है, ये और भी आधा हो जाएगा। फिर थर्ड हाफ लाइफ 18 डेज, ये और भी आधा हो जाएगा। 0.55 का हाफ हो जाएगा, पता नहीं कितना, 0.275। एम आई राइट? आई थिंक यही होगा, है ना। नंबर्स आप देख लीजिएगा। सो यार ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा इन दिस केस फॉर रेडॉन। मैं ब्लू कलर से कंस्ट्रक्ट करते जा रहा हूँ, आप चेक कर लें। अच्छा जी, ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है। अ, ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा आप ओ लेवल्स के अंदर हाफ लाइफ का बनाते थे, सबको याद होगा। जी उमर, मैं आपका स्टेटमेंट रीड करूं। कैन वी से as a theory that every element on the periodic table once went through radioactive decay to become stable or unstable for us? Yes, है ना, but some will have a very long half life, so you may not be able to see the physical disintegration of those, and some might have such a short half life, a few microseconds, कि वो भी आप विजुलाइज नहीं कर सकोगे, बट इन थ्योरी यस। अच्छा यार, अब इसी का एक सेकंड पार्ट देखो। ऑन द सेम एक्सिस, sketch graph of mass of polonium formed during this decay। अच्छा जी, अब पोलोनियम का फॉर्मेशन जो है ना, वैसे तो आप डायरेक्टली बिल्कुल बना सकते हैं और काफी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं डायरेक्टली बनाने की, विच इज फेयर इनफ। बट अगर आप एक अपने लिए टैब्यूलेशन कर दोगे ना, उसके बाद अगर ड्रॉ कर लोगे तो जरा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। सो टैब्यूलेशन में लेट्स जस्ट कंस्ट्रक्ट थ्री, मैंने तीन अलग अलग, बस आई थिंक इतना काफी होगा। सो मैं लेबलिंग जो है ना वो हेडिंग पे क्या करते जा रहा हूँ, वो आप देख लो। टाइम आ जाएगा, सो 0, फिर आई गेस 6 डेज, 12 डेज, और फिर 18 डेज तक जाना पड़ेगा, तो एक लाइन और कंस्ट्रक्ट कर लो ना। अच्छा जी, रेडॉन का मास जो मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ। सो जो मैंने ग्राफ बनाया था ना रेडॉन के लिए, ये नंबर्स तो आपको पता है ना। स्टार्टिंग में 2.2 था, फिर आधा हो गया था, फिर फर्दर आधा हो गया था, और फिर फर्दर आधा हो गया था। तो रेड वाले नंबर्स में तो कोई डाउट नहीं है। अब जाहिर है रेडॉन डिके करेगा और पोलोनियम बनना शुरू हो जाएगा। इफ आई आस्क यू कि यार पोलोनियम के लिए ग्राफ बनाने से पहले कुछ नंबर्स आ जाएं, तो would you agree स्टार्टिंग में पोलोनियम बिल्कुल जीरो होगा, है ना। थिंक ऑफ अ नंबर जीरो, जीरो मेक सेंस, so that the sum of the two adds up to give you the total value as 2.2। so starting में जीरो होगा ना पोलोनियम। आफ्टर वन हाफ लाइफ रेडॉन कम हो गया, एंड सिंस रेडॉन डिकेज टू फॉर्म पोलोनियम, तो पोलोनियम बढ़ गया, such that the total value is still 2.2।
तो रेडॉन आधा हो गया, फ्रॉम 2.2 इट ड्रॉप्स डाउन टू 1.1, और पोलोनियम भी 1.1 हो गया। आगे जाते हैं, जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, थिंक ऑफ अ नंबर ताकि दोनों की कलेक्टिव वैल्यू 2.2 हो, है ना। इफ यू आर वंडरिंग कि यार कलेक्टिव वैल्यू क्यों हर दफा 2.2 होगी, so think along the lines that one substance is decaying to form the other substance, है ना। so एक के एक्सपेंस पे दूसरा बन रहा है, तो दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट इज 2.2। तो जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है ना, आई गेस उसकी रेलेवेंट नंबर आप लोगों ने अगर स्क्रीन पे मुझे निकाल के प्लीज दे दें। 0.55 है ना, 1.65, थैंक यू। पोलोनियम फॉर्म होता जा रहा है, इसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। और जो बिल्कुल लास्ट वाला है, ये भी जरा देख लीजिएगा। Once again, think of a number such that the total amounts to 2.2. टेबल बना के कर लेंगे ना, जरा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। 1.925, फेयर इनफ। 1.93 भी सही है वैसे। अच्छा, आप ड्रॉ कर लेते हैं, मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, आप चेक करें। आप स्टार्टिंग में जीरो, ग्रीन नंबर्स को देखना, जीरो टिक्स लगाता जा रहा हूँ। सो स्टार्ट विद जीरो, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। फिर 1.1, so the two graphs will intersect. The blue and the red graph will intersect. Sorry, not the blue, the green and the red graph will intersect. Actually, not red. The green and the blue graph will intersect. Blue for radon, green I'm about to construct. But here 1.65. फिर 1.925. तो आई गेस दो चीजें तो डेफिनेटली नजर आ रही है ना। रेडॉन कम होता जा रहा है, पोलोनियम इंक्रीज होता जा रहा है। सही, तो आई गेस ये भी नजर आ रहा है। सेकेंडली, इंक्रीज तो कीजिएगा, but don't make the green graph touch the dotted line, at least not yet. Don't make the green graph touch the red dotted line, at least not yet, because radon hasn't decayed fully, है ना। it is still at the verge of decaying, जीरो तो नहीं हो गया ना, और कभी होगा भी नहीं। so radon अभी decay कर रहा है, so polonium भी form तो हो गया है, but avoid touching your graph with the red dotted line, है ना, because the graph will just continue. और I think you would all agree, जिस पॉइंट को मैं ब्लैक मार्कर से शो कर रहा हूँ ना, उसकी इंपॉर्टेंस है। ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ना, इससे मेरा ख्याल है आप लर्न कर सकते हो कि दोनों ग्राफ्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, ये हमेशा फर्स्ट हाफ लाइफ होगा, है ना। दैट मेक्स सेंस, लुक एट द टेबल एज वेल। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द टू ग्राफ्स विल इंटरसेक्ट at the first half life stage, because that's the point. I'm highlighting that point. है ना, फर्स्ट हाफ लाइफ इज द पॉइंट के जहां पे रेडॉन भी आधा हो गया था 1.1, और पोलोनियम भी 1.1 था। तो आई गेस इसको आप नोट करके लर्न कर सकते हो। लिख ही देता हूँ। बोथ ग्राफ्स, जो डिके कर रहा है और जो फॉर्म हो रहा है, विल इंटरसेक्ट एट फर्स्ट हाफ लाइफ। ठीक है, सो टेबल से भी इस बात की रिकग्निशन हो रही है। अगर एक से ज्यादा चीजें फॉर्म हो रही हो तो फिर ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। सो ओनली इफ वन सब्सटेंस इज डिकेइंग टू फॉर्म another substance, तब ये वैलिड होगा रोहित। और वो भी उस सूरत में वैलिड होगा कि जो फॉर्म होने वाला सब्सटेंस है ना, वो फर्दर डिके ना हो जाए, है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट रोहिल, कि ये भी हो सकता है कि पोलोनियम में स्टिल बी रेडियो एक्टिव। सो हो सकता है पोलोनियम बनने के बाद खुद से डिके होना शुरू हो जाए। सो इवन देन दिस कंडीशन विल नॉट बी ट्रू। सो दिस कंडीशन विल ओनली बी ट्रू if one substance decays to form
another substance which is stable. उसका ग्राफ नहीं बन सकता ना, क्योंकि दूसरे सब्सटेंस की हमें हाफ लाइफ वगैरह कुछ नहीं पता, सो कुछ आइडिया नहीं है। वो हो सकता है थोड़ी देर राइज करे, फिर जब वो डिके करे तो ग्रीन वाला ग्राफ थोड़ा सा राइज करके हो सकता है फॉल करना शुरू हो जाए, काइंड ऑफ लाइक दिस। मैं ग्रीन के ऊपर ही बना देता हूँ, लेकिन थोड़ा डार्क करके, कि हो सकता है कि ग्रीन वाला सब्सटेंस बने, अप टू अ सर्टेन पॉइंट जाए, फिर दोबारा फॉल करना शुरू हो जाए, डिपेंडिंग ऑन उसकी हाफ लाइफ कितनी है, और डिपेंडिंग ऑन कि वो फर्दर कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, वट एवर द केसेस। तो फिर हमारे पास जजमेंट नहीं है, so then they may or may not intersect at the first half life. See? Anyway, so this graph is only valid if one substance decays to form another substance which is presumed to be stable. सही? अच्छा जी, अब यार ये जो ऊपर मैंने वैल्यूज दी हुई थी ना, इनको जरा याद रखना। रेडॉन को देख लो 220, ये मुझे आगे चाहिए होगा अभी नेक्स्ट पार्ट में। इसका मास याद रख लो, इसकी हाफ लाइफ याद रख लो। सो और रोयल भाई कैलकुलेटर पकड़ ले यार, उमर तुम भी देख लो अगर हो करीब में तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा, मैं कैलकुलेशन पे मूव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्टिविटी of radon after 28 days. See, so 28 days later, what will be the activity of radon? अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये चेक करता हूँ कि रेडॉन की इनिशियल एक्टिविटी कितनी होगी। सो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं टू हेल्प मी फिगर आउट कि मेरी इनिशियल एक्टिविटी कितनी होगी ना, तो मैं चल ही नहीं सकता, क्योंकि इनिशियल एक्टिविटी requires me to know two further things. I need to know n. I have no clue whatsoever about n. मुझे पहले n निकालना पड़ेगा, and the working requires me to know lambda. I have no clue about lambda as well. मुझे lambda भी निकालना पड़ेगा। पहले ये दोनों काम करते हैं। तो इन दोनों कामों को करने के लिए भाई क्या करना है वो जरा देखिएगा। पहले मैं n निकालता हूँ। अब कैसे निकालूंगा वो जरा केयरफुली देखिएगा। n है नंबर ऑफ पार्टिकल। तो रेडॉन का मास था 220। तो देखो मैं लिख रहा हूँ केमिस्ट्री वाली वर्किंग। 220 grams corresponds to Avogadro's constant. So 220 grams, which is 1 mole of radon, corresponds to Avogadro's constant. So 220 grams में इतने particles होते हैं। और हमने मास दिया था आपको 2.2 मिलीग्राम्स, शायद मैं गलत नहीं हूं तो। यहां से सबसे पहले मैं मालूम करूंगा कि रेडॉन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे यूनिटरी मेथड से। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे पहले आ जाएंगे। Think of this as a prerequisite working which I need to do before I even get started with my calculations. So 220 grams, 1 mole of radon, equivalent to Avogadro's constant. So 2.2 milligrams के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो जनाब अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले आ जाए ना, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप की वर्किंग होगी। अच्छा, if you allow me to just shift into a tablet mode, कि थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रेच आउट करके शो कर सकूं ना, तो ये तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कुछ कहानी नजर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। एंड दिस इज 6.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ, मुझे लगता है सलेमान तुमने 21 का पावर लिखा है।
मुझे लगता है आप मिलीग्राम्स को कन्वर्ट किया है ना? ओके, किया है, सही सही, 21। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रेडॉन प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ गए, लैम्डा तो अब भी नहीं पता। सब लैम्डा भी चाहिए होगा। थोड़ा सा इसको स्प्रेड आउट कर दूंगा। ठीक है, दिस विल जस्ट मेक मोर सेंस कि जगह भी मिल जाए मुझे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ गए, अब लैम्डा भी नहीं पता, सब लैम्डा भी निकालना है। तो लैम्डा के लिए अभी फॉर्मूला किया था ना, थर्ड फॉर्मूला, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ 6 डेज थी ना, तो पहले मैं डेज को कन्वर्ट कर दूं। सो 6 डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। ये मेरे पास लैम्डा आ गया। आई एम प्रिज्यूमिंग के यूनिट्स आपको याद है। तो मेरे सेकेंड फॉर्मूले से 18 इज द पावर। ओ नो, यस, 18 इज द पावर। चेंज करूं या नहीं करूं, या सही है 21? यस, चेंज। पक्का 18? ठीक है, चलो चेंज करते हैं। बस चेक कर लेना भाई, मिलीग्राम्स है, और मैं चेंज तो कर देता हूँ, भरोसा है तुम पर। गलत हुआ। तो तुम जिम्मेदार, लेकिन मुझे लगता है सही है। तब तक लैम्डा भी निकाल लीजिएगा यार। तो लैम्डा मेरे हिसाब से शायद इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, मेरे पास इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। सबसे पहले भाई मैं फॉर्मूले के अंदर, और ये वो फॉर्मूला है जिसमें मैंने कहा था अगर आपको माइनस लिखना सूट करे तो बिल्कुल लिखें, और नहीं लिखना है सो बी इट। फर्स्ट फॉर्मूले में नेगेटिव की बस ये रेलेवेंस थी कि द माइनस साइन इंडिकेटेड द फैक्ट that the process of radioactivity is a decaying process, nothing more than that। मैं भी हटा दूंगा माइनस साइन, आपको भी लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। लैम्डा भी आ गया, एन भी आ गया। ये जो आंसर मेरे पास आ रहा है ना, ये है मेरी इनिशियल एक्टिविटी। तो जब स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, उस वक्त की एक्टिविटी का रिजल्ट मेरे पास ये आ रहा है। माइनस आप बेशक ना लगाएं, कोई इश्यू नहीं है। मैं इसीलिए देखें फाइनल स्टेटमेंट में नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा, तो रिक्वायर्ड नहीं है। आस्क यू क्या एक्टिविटी के यूनिट्स क्या होंगे, सो बी क्यू भी सही है और S-1 भी सही है, जो भी आपको ठीक लगता है। ओके, अब द क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्किंग मी कि भाई आपको बताना है 28 डेज के बाद की क्या कहानी होगी। तो अब हमें तो ये वर्किंग करनी है, 28 डेज लेटर क्या होगा। तो एक्टिविटी आफ्टर 28 डेज निकालने के लिए जो मेरे पास आंसर ऊपर आया था ना, आप अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने ये बहुत डार्क मार्कर से ए नॉट लिख दिया है, बिकॉज अब मैं आगे की वर्किंग के लिए अपने इस आंसर को अज्यूम करूंगा एज द इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट। तो अब मैं फाइनल एक्टिविटी की वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। तो फॉर्मूला देख लें।
अब इसके अंदर स्टूडेंट्स दो चीजें करते हैं। आधे स्टूडेंट्स ये करते हैं, दोनों सही हैं। आधे स्टूडेंट्स ये करते हैं, ए नॉट लगा देते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, e to the power of minus. So one half of the students, what they do is they take the value of lambda which we have written, no harm in it, 1.34 into 10 to the power of minus 6, perfectly all right. Just remember this is in units of s minus 1. So far so good. और टाइम दिया हुआ है 28 डेज का। तो अगर आपने लैम्डा की वैल्यू s माइनस 1 वाली यूज करी है ना, सो इट गोज बियॉन्ड सेइंग कि फिर आप 28 डेज तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपको कंसिस्टेंटी मेंटेन करने के लिए 28 डेज को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि ये बन जाएगा 28 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो आधे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो लैम्डा की कैलकुलेटेड वैल्यू को यूज करते हैं, बट सिंस दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा वाज इन s minus 1, so then remember the time must also be converted into seconds. So 28 days है ना, तो कन्वर्ट करके मैंने पूरा लिख दिया, एंड दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। अगर आपको ये पूरा लिखना अच्छा लगता है, सो गो अहेड एंड डू दिस वर्किंग। इससे भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपकी फाइनल एक्टिविटी हो जाएगी आफ्टर 28 डेज। फेयर इनफ। और ऑल्टरनेटली कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, एंड दैट इज इक्वली करेक्ट एज वेल। दे यूज द सेम फॉर्मूला एंड इट्स एंटायरली अप टू यू कि कौन सा तरीका आपको सूट करे। They plug in the initial activity. So far, everything is the same. वो लैम्डा का ऊपर वाला आंसर यूज नहीं करते हैं। सो मैं देखें इसको सेपरेट कलर से लिख रहा हूं। वो ये करते हैं कि वो लैम्डा की जगह लिखते हैं 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। रिमेंबर हाफ लाइफ वाज इन डेज। सो वो लैम्डा का प्रीवियस आंसर यूज करने के बजाय दे रिप्लेस लैम्डा बाय द फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन दैट फॉर्मूला ना, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से साइड पे री आइडेंटिफाई करने के लिए लिख रहा हूं 0.693 divided by t half. Half life was mind you given to you in days. तो काफी लोग ये ब्लू वाली वर्किंग प्रेफर करते हैं, वो डेज में रहने देते हैं एंड दे फील मोर कंफर्टेबल। और फिर वो टाइम भी जो गिवन था ना, उनकी बचत ये हो जाती है कि दे कैन गेट अवे विद जस्ट राइटिंग 28। है ना। तो बस मेरा बताने का ये मकसद है कि आप रेड वाली वर्किंग करो या आप ब्लू वाली वर्किंग करो, वो आपकी चॉइस है। बस ख्याल ये रखना है कि अगर लैम्डा s-1 के अंदर है तो टाइम को भी सेकंड्स में होना पड़ेगा। मैंने पूरे को हाईलाइट कर दिया है ताकि कंसिस्टेंसी हो जाए। अदरवाइज आप लैम्डा को 0.693 अपॉन टी हाफ डेज में लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, सो लॉन्ग एज यू रिमेंबर कि फिर टाइम भी आपको डेज में लिखना पड़ेगा। अब कौन सी वर्किंग करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, बट वर्किंग के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। So either go with the red one or the blue one. They'll both yield the same answer. और मैं ये वाला आंसर यहाँ पे लिख के आई गेस आज यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इसके फर्दर एग्जांपल्स कराने हैं ना, सो उस पर मूव कर जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, रिमेंबर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन यूनिट्स।
So if lambda is in s minus 1, then 28 days must be converted into seconds as well. Otherwise, if you're writing lambda as 0.693 divided by half-life, which is 6 days, then you may take time as 28 days, no issues with that. ठीक है, either ways I believe answer यही बन रहा है. 3.17 आ रहा था जो उमर ने लिखा है, मैंने खैर राउंड ऑफ करके 3.2 कर दिया था. ठीक है गाइस, यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चंस फर्दर कराने, सो उस पे मूव कर जाएंगे. So thank you guys, take care and खुदा हाफिज for today.